आसमान में भोर की पहली लालिमा अभी ठीक से उभरी भी नहीं थी कि रामपुर गांव के किनारे बहती नदी के ऊपर धुंध की एक मोटी चादर तन गई। नदी की लहरों की आवाज आज कुछ ज्यादा ही उदास लग रही थी, जैसे वे बीते हुए कल की कोई अनसुनी कहानी सुना रही हों। नदी के इस पार गांव की चकाचौंध से दूर एक जर्जर सा मिट्टी का घर था, जिसकी दीवारों से पपड़ियां उतर रही थीं। गौरी चूल्हे के पास बैठी सूखी लकड़ियों को सुलगाने की कोशिश कर रही थी। धुएं के कारण उसकी आंखों से पानी गिर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। तभी बाहर से कविता आई। उसके हाथों में पानी से भरा भारी घड़ा था। नदी की ठंडी फुहारों से उसके कुर्ते का दामन भीगा हुआ था और वो ठंड से हल्की कांप रही थी। उसने घड़ा एक कोने में रखा और लंबी सांस लेते हुए गौरी के पास बैठ गई। कुछ देर तक दोनों के बीच सिर्फ लकड़ियों की चटकने की आवाज आती रही। दीदी, कभी कभी मुझे यकीन ही नहीं होता कि हम वही गौरी और कविता हैं जो स्वर्ण सदन के उस विशाल आंगन में दौड़ती थीं। क्या आपको याद है वो नीम का पेड़, जहां पिताजी ने हमारे लिए सागवान की लकड़ी का वो बड़ा सा झूला बनवाया था? शाम को जब ठंडी हवा चलती थी और माँ रसोई से ताज़ा पकवानों की खुशबू के साथ हमें आवाज लगाती थी। दीदी, क्या वो सब वाकई सच था या वो कोई कहानी थी जो हमने बचपन में सुनी थी और अब बस उसकी धुंधली सी यादें बची हैं? गौरी ने चूल्हे में फूंक मारना बंद किया और एक ठंडी आह भरकर कविता की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे उसने आंसुओं को पीना सीख लिया हो। कविता, वो सपना नहीं था, वो हमारी रगों में दौड़ने वाले खून की तरह सच था। वो घर, वो आंगन, वो अधिकार, सब हमारा ही था। उस घर की हर दीवार में हमारी माँ की हंसी की गूंज आज भी दफन होगी। पिताजी जब शाम को जमींदारी के काम से लौटते थे तो सबसे पहले हमारी सलामती पूछते थे। लेकिन छोटी, कड़वा सच ये है कि वक्त ने हमें वहां से ऐसे उखाड़ फेंका जैसे तेज आंधी कमजोर पेड़ों को जड़ से मिटा देती है। अब वो घर सिर्फ एक नक्शा रह गया है हमारे दिल में, जिसकी चाबियां अब हमारे पास नहीं है। पर हमारा दोष क्या था दीदी? माँ के जाने के बाद क्या हमारा हक भी खत्म हो गया? पिताजी के चले जाते ही सौतेली माँ ने जिस तरह हमें इस खंडर में ढकेला, क्या वो अन्याय नहीं था? क्या सिर्फ इसलिए कि हम उनकी अपनी संतान नहीं थे उन्होंने हमें पराया कर दिया? दीदी, मुझे उस बड़े घर की याद नहीं आती। मुझे उस अपमान की टीस सताती है जो हमें उस दिन मिला, जब हमें धक्के देकर बाहर निकाला गया था। दोष हमारा नहीं था कविता, दोष हमारी चुप्पी का था। हमने उस वक्त आवाज नहीं उठाई क्योंकि हमें लगा कि रिश्तों में मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन वसुंधरा माँ ने हमारी मर्यादा को हमारी कमजोरी समझ लिया। याद रखना, जब तक अन्याय सहने वाला चुप रहता है, अन्याय करने वाले की ताकत बढ़ती रहती है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपनी इस खामोशी को अपनी ताकत बनाएं। हवा का एक तेज झोंका आया और चूल्हे की आग अचानक भड़क उठी, जिससे उन दोनों के चेहरों पर नदी के उस पार, जहां सूरज की पहली किरणें स्वर्ण सदन की ऊंची दीवारों और नक्काशीदार कंगूरों पर पड़ रही थीं, वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। रामपुर का सबसे आलीशान घर, जिसके आंगन में कभी गौरी और कविता की हंसी गूंजती थी, आज वहां एक भारी खामोशी पसरी थी। आलीशान बरामदे में सौतीली माँ वसुंधरा हाथ में चांदी का गिलास लिए खड़ी थी। उसकी आंखों में संतोष नहीं, बल्कि एक अजीब सा लालच और कठोरता थी। तभी राधा, वसुंधरा की अपनी बेटी, दबे पांव आंगन में आई। वो अपनी बहनों के उस पुराने खंडर की ओर देख रही थी, जो धुंध के पार एक छोटे से बिंदु जैसा दिख रहा था। राधा, कितनी बार समझाया है तुझे कि उस दिशा में मत देखा कर। जो लोग हमारी जिंदगी से जा चुके हैं, उनके घर की तरफ पीठ फेर लेना ही अक्लमंदी है। तू फिर वहीं खड़ी अपनी उन सौतेली बहनों के बारे में सोच रही है ना? भूल जा उन्हें, वे अब इस खानदान का हिस्सा नहीं है। माँ, आप उन्हें घर से निकाल सकती हैं, उनकी हक के कागजात अपने नाम करवा सकती हैं, लेकिन मेरे मन से उनकी यादें कैसे मिटाएंगी? जिस आंगन में आप खड़ी हैं, वहां गौरी दीदी ने मुझे अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। जब मुझे चोट लगती थी तो कविता दीदी रात रात भर मेरे सिर पर ठंडी पट्टी रखती थी। क्या सिर्फ इसलिए कि पिताजी ने कागजों पर आपका नाम लिख दिया, मेरा उनसे खून का रिश्ता खत्म हो गया? रिश्ते खून से नहीं, हैसियत से चलते हैं राधा। तेरे पिता ने उन लड़कियों को सिर पर चढ़ा रखा था, वो उनकी भूल थी।
मैंने तो बस उस भूल को सुधारा है। आज ये महल, ये खेत, ये तिजोरियां सब सिर्फ तेरी हैं। मैं तुझे इस गांव की सबसे बड़ी राजकुमारी बनाकर विदा करना चाहती हूँ। अगर तू उन नदी पार वाली अभागनों से रिश्ता रखेगी तो समाज में तेरी क्या इज्जत रह जाएगी। वे अब सिर्फ मजदूर हैं और तू इस इलाके की मालकिन है। इज्जत महल से नहीं, व्यवहार से होती है माँ। गांव के लोग आज भी पीठ पीछे यही कहते हैं कि आपने 2 अनाथ बच्चियों का हक छीना है। आपने पहले तो उनके सामने बहुत ममता दिखाई, फिर पिताजी के जाते ही अपना असली चेहरा क्यों दिखा दिया? क्या आपको डर नहीं लगता कि किसी दिन ये सब मिट्टी में मिल जाएगा? वसुंधरा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने राधा की कलाई कसकर पकड़ी। डर कमजोरों को लगता है राधा, और मैं कमजोर नहीं हूं। मैंने मुखिया बलराज से हाथ मिलाया है। इस इलाके में अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। तू बस अपनी शादी और अपने गहनों के सपने देख। उन लड़कियों के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन मेरे पास पाने के लिए अभी बहुत कुछ है। जंगल के पुराने मंदिर में आज मेरी एक बड़ी मुलाकात है। तू चुपचाप अंदर जा और शाम तक बाहर मत निकलना। वसुंधरा तेजी से अंदर चली गई, लेकिन राधा वहीं खड़ी रही। उसकी नजरें फिर से नदी के उस पार टिकी थीं। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी माँ की आंखों में जो चमक थी वो ममता की नहीं, बल्कि किसी भयानक साजिश की आग थी। उसे डर था कि उसकी माँ अब सिर्फ घर छीनकर शांत नहीं बैठने वाली। वो कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे उन दोनों बहनों की जान को भी खतरा हो सकता है। उसी पल राधा ने मन ही मन एक फैसला किया। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी बहनों को इस आने वाली तूफान की चेतावनी जरूर देगी। शाम ढल चुकी थी और नदी का पानी अब स्याह काला दिखाई दे रहा था। किनारे पर लगी झाड़ियों से झींगुरों की आवाजें एक अजीब सा भय पैदा कर रही थीं। गौरी और कविता अपने छोटे से घर के बाहर एक पुरानी लालटेन जलाकर बैठी थीं। तभी दूर पानी के पास एक धुंधली सी आकृति हलचल करती दिखी। दीदी, देखो, वहां पानी के पास कोई है। इतनी रात गई इस सुनसान किनारे पर कौन हो सकता है? कहीं कहीं मुखिया की आदमी तो नहीं? गौरी की नजरें उस परछाई पर जम गईं। वो आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके कदम डगमगा रहे थे, जैसे वो बहुत थकी हुई हो। जब वो लालटेन की हल्की पीली रोशनी के दायरे में आई तो दोनों बहनों की सांसें अटक गईं। वो फटे हुए आंचल और बिखरे बालों में राधा थी। राधा, तू इस वक्त? और तेरी ये हालत? तू अकेली नदी पार करके यहाँ कैसे आई? तुझे पता है ये रास्ता कितना खतरनाक है? राधा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बिना कुछ बोले कविता के गले लग गई और फपक फपक कर रोने लगी। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं कायर थी जो अब तक चुप रही। मैं उस महल में रहती रही जहां आपकी खुशियों की बलि दी गई। हर बार जब मैं उस बड़े आंगन में कदम रखती थी, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं आप दोनों का हक कुचल रही हूं। लेकिन आज जो मैंने सुना, उसके बाद मैं घर पर नहीं रुक सकी। माँ पागल हो गई है दीदी। शांत हो जा रहा था। साफ साफ बता, क्या बात है? सौतेली माँ अब और क्या करना चाहती हैं? क्या वो घर छीनकर भी खुश नहीं है? नहीं दीदी, बात अब सिर्फ जायदाद की नहीं रही। माँ हर रोज जंगल के उस पुराने काली मंदिर में मुखिया बलराज से मिलने जाती हैं। मैंने उन्हें छिपकर बातें करते सुना है। इस गांव से होकर जो नया रास्ता निकलने वाला है, उसकी जमीन की कीमत करोड़ों में है। ये छोटा सा घर और इसके पीछे की जमीन भी उसी रास्ते में आ रही है। माँ चाहती है कि आप दोनों यहाँ से हमेशा के लिए हट जाएं, ताकि वो ये पूरी जमीन मुखिया के साथ मिलकर बेच सकें। तो वो हमें यहाँ से निकालना चाहती है, ये तो हमें पता था राधा। नहीं दीदी, आप समझ नहीं रही हैं। मुखिया ने माँ से कहा कि अगर आप दोनों जीवित रहीं तो कभी भी कानूनी पचड़ा खड़ा कर सकती हैं। माँ ने मुखिया को पूरी छूट दे दी है। वे मंदिर में किसी तांत्रिक या किसी अपराधी के साथ मिलकर आप दोनों को रास्ते से हटाने की योजना बना रहे हैं। वे कह रहे थे कि नदी की लहरों में बह जाने वालों का कोई हिसाब नहीं मांगता। दीदी, आपकी जान को खतरा है। ये सुनते ही कविता के पैर कांपने लगी। चारों तरफ फैली खामोशी अब और भी डरावनी लगने लगी थी। हवा की एक तेज लहर आई और लालटेन की लौ फड़फड़ाने लगी। तो ये खेल अब यहाँ तक पहुंच गया है? अपनी सगी बेटियों जैसी लड़कियों के खून से वो अपना हाथ रंगना चाहती हैं। राधा, तूने आज जो हिम्मत दिखाई है, उसने हमें नया जीवन दिया है। अब हम चुपचाप अपनी मौत का इंतजार नहीं करेंगे। राधा, मुझे अब वापस जाना होगा। अगर माँ को पता चला कि मैं यहाँ आई थी तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगी। बस अपना ख्याल रखना। मैं जैसे ही कुछ और सुनूंगी, खबर पहुंचाने की कोशिश करूंगी। राधा अंधेरे में वापस ओझल हो गई। गौरी और कविता एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहीं बैठ गईं।
अब उनके सामने सिर्फ एक पुराना घर नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की चुनौती थी। रात लंबी थी और खतरा अब उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी में वो ताजगी नहीं थी जो मन को सुकून दे सके। राधा की चेतावनी गौरी और कविता के कानों में अभी भी गूंज रही थी। घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म हो चुका था। गौरी ने तय किया कि डर के साए में भूखे मरने से बेहतर है कि बाहर निकलकर किस्मत को आजमाया जाए। दोनों बहनों ने अपनी कुछ जरूरी चीजें एक पोटली में बांधी और नदी के किनारे किनारे चलते हुए नीलगिरी नामक एक बड़े गांव की ओर निकल पड़ी। नीलगिरी गांव रामपुर से काफी अलग था, समृद्ध, हरा भरा और शांत। गांव के बीचों बीच एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी छांव में गांव के बड़ी बुजुर्ग और मुसाफिर सुस्ताते थे। दीदी, मेरा पैर अब और नहीं चल सकता। भूख से पीठ में जैसे आग लगी है। क्या इस अनजान गांव में कोई हमें पानी भी पूछेगा? यहाँ तो हमें कोई जानता तक नहीं। धैर्य रख छोटी, जहाँ अपने पराये हो जाते हैं वहां कभी कभी अनजाने लोग ही सहारा बनते हैं। तू यहाँ बैठ, मैं देखकर आती हूं कि कहीं कोई काम मिल सकता है क्या। तभी पास ही खड़े दो अधेड़ उम्र के व्यक्ति आपस में गहरी चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर शालीनता और चिंता के भाव थे। वो कोई और नहीं, उस इलाके के सम्मानित जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह थे। मुनीम जी, घर का हाल बेहाल है। ठकुराइन की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। शहर से आए वैद्य कहते हैं कि उन्हें सिर्फ दवा की नहीं, बल्कि सेवा और अपनापन महसूस कराने वाली किसी सहायिका की जरूरत है। जो भी आती है वो भारी वेतन मांगती है, पर मां जैसी ममता नहीं दे पाती। गौरी ने ये बात सुन ली। उसने एक पल के लिए कविता की ओर देखा और फिर पूरी हिम्मत जुटाकर ठाकुर जी के सामने जा खड़ी हुई। मालिक, क्षमा करें, मैं और मेरी बहन पास के गांव से आए हैं। हमने आपकी बात सुनी। मेरी बहन कविता सेवा करने में बहुत निपुण है। उसे घर संभालने और बीमारों की देखभाल करने का अनुभव है। अगर आप हमें एक मौका दें तो हम पूरी ईमानदारी से आपकी सेवा करेंगे। ठाकुर विक्रम सिंह ने ऊपर से नीचे तक उन दोनों को देखा। फटी हुई पर साफ कपड़े, आंखों में ईमानदारी और चेहरे पर स्वाभिमान की चमक देखकर वो कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। बेटी, ठकुराइन का स्वभाव बीमारी की वजह से थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। क्या तुम्हारी बहन उनकी कड़वी बातें सह पाएंगी? और तुम क्या करोगी? मालिक, जिसने जिंदगी की कड़वाहट झेली हो, उसे बीमार की कड़वी बातें जहर नहीं लगती। मैं गांव में ही रहकर कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लूंगी या घर की अन्य जिम्मेदारियां संभालूंगी। बस हमें अपनी छत के नीचे थोड़ी सी जगह और काम दे दीजिए। ठाकुर को उन लड़कियों की आवाज में एक अजीब सा दर्द और सच्चाई महसूस हुई। ठीक है, कल सुबह नीलगिरी हवेली आ जाना। देखते हैं कि तुम्हारी सेवा में कितनी शक्ति है। अगर ठकुराइन खुश हो गईं तो तुम्हें कभी कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गौरी और कविता की आंखों में पहली बार जीत की एक चमक आई। उस रात उन्होंने बरगद के नीचे ही विश्राम किया, लेकिन उनके मन में अब खौफ की जगह एक नई योजना और उम्मीद ने ले ली थी। उन्हें एहसास हो गया था कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई इज्जत और घर वापस पाने की पहली सीढ़ी है। अगली सुबह कविता नीलगिरी हवेली पहुंची। हवेली जितनी बाहर से भव्य थी, अंदर उतनी ही खामोश। ठाकुर विक्रम सिंह की पत्नी ठकुराइन सुलक्षणा एक अंधेरे कमरे में बिस्तर पर लेटी थीं। बीमारी ने उनके चेहरे की रौनक छीन ली थी और अकेलेपन ने उनके स्वभाव में कड़वाहट भर दी थी। जब कविता कमरे में दाखिल हुई तो एक पुरानी सुराही जमीन पर गिरी हुई थी और ठकुराइन गुस्से में सांसें भर रही थीं। फिर कोई नई लड़की? ठाकुर को लगता है कि पैसे फेंकने से दुख कम हो जाता है। जाओ यहां से, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। माँ जी, मैं हमदर्दी देने नहीं, आपसे सीखने आई हूं। मेरी माँ बहुत पहले चली गई थी। सुना है बड़ी हवेलियों की बड़ी मालकिनों के पास कहानियों का और तजुर्बे का खजाना होता है। क्या आप मुझे कुछ कहानियां नहीं सुनाएंगी? कविता की मीठी आवाज और उसे माँ जी कहना ठकुराइन के दिल को छू गया। पूरे दिन कविता ने ठकुराइन के पैरों की मालिश की, उन्हें समय पर दवा दी और उनकी बचपन की बातें सुनी। शाम होते होते ठकुराइन के चेहरे पर महीनों बाद मुस्कुराहट आई। ठाकुर साहब जब कमरे में आए तो अपनी पत्नी को हंसते देख हैरान रह गए। उन्होंने कविता को बुलाकर कुछ पैसे और ताजा खाना दिया। कविता,
तुमने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े हकीम नहीं कर पाए। ये लो तुम्हारा पहला मेहनताना। तुम सच में इस हवेली के लिए बरकत बनकर आई हो। कविता खुशी खुशी पैसे लेकर रात को वापस अपने खंडर पहुंची, जहां गौरी उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन वहां का नजारा डरावना था। दीदी देखो, आज मालिक ने खुश होकर इनाम दिया है। अब हमें भूखा नहीं सोना। कविता रुक गई। उसने देखा कि गौरी के हाथ कांप रहे थे और घर का सामान बिखरा पड़ा था। मुखिया बलराज आया था कविता। उसके साथ सौतेली माँ का संदेशा था। उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ये जमीन खाली कर दो, वरना वे इस घर को आग लगा देंगे। उन्होंने कानूनी कागज दिखाए हैं जिन पर हमारे पिताजी के जाली अंगूठे के निशान हैं। वे कह रही हैं कि ये खंडर भी अब उनका है। ये अन्याय है दीदी, हम अब और पीछे नहीं हटेंगे। ठाकुर साहब बहुत नेक इंसान हैं। उन्होंने कहा है कि वे मुसीबत में मेरी मदद करेंगे। कल मैं उनसे सब सच कह दूंगी। मुखिया बहुत ताकतवर है छोटी, और सौतेली माँ ने जंगल के उस तांत्रिक से भी हाथ मिलाया है। मुझे डर है कि वे सिर्फ घर नहीं छीनेंगे, वे हमारी जान के पीछे पड़े हैं। राधा ने सही कहा था, वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसी रात जंगल के मंदिर में वसुंधरा और मुखिया बलराज एक जलती हुई मशाल के सामने खड़े थे। मुखिया जी, 1 हफ्ता बहुत ज्यादा है। हाईवे का सर्वे शुरू होने वाला है। अगर वे लड़कियां यहाँ से नहीं हटी तो मुआवजा मेरे हाथ से निकल जाएगा। मुझे वे यहाँ नहीं चाहिए, ना इस घर में ना इस दुनिया में। चिंता मत करो मालकिन, मैंने अपने आदमी तैयार कर लिए हैं। अगले 7 दिनों में नदी का पानी उन दोनों के गुनाहों को या शायद उनकी लाशों को धो देगा। पुलिस और गांव वाले समझेंगे कि रात के अंधेरे में नदी पार करते वक्त हादसा हो गया। वक्त की सुई तेजी से घूम रही थी। एक तरफ कविता की मेहनत से मिला नया सहारा था, तो दूसरी तरफ सौतेली माँ का बिछाया हुआ मौत का जाल। अब फैसला 7वें दिन होना था। 7वें दिन की सुबह बहुत भारी थी। आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। गौरी और कविता अपने छोटे से घर के सामने हाथ पकड़े खड़ी थीं। दूर से घोड़ों की टापों और शोर की आवाज सुनाई देने लगी। मुखिया बलराज अपने 10 गुंडों और जलती हुई मशालों के साथ पहुंच चुका था। उसके पीछे एक पालकी में वसुंधरा भी आई थी, जिसके चेहरे पर जीत की क्रूर मुस्कान थी। समय खत्म हुआ लड़कियों, ये जमीन अब हमारी है। या तो इज्जत से निकल जाओ या फिर इस घर के साथ राख होने के लिए तैयार रहो। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। ये घर हमारे पिता का है और उनकी यादें इस मिट्टी में हैं। तुम कागजों के टुकड़े जला सकते हो मुखिया, पर हमारा हक नहीं। वसुंधरा पालकी से उतरी और उपहास करते हुए बोली, हक? अनाथों का कोई हक नहीं होता। मैंने शहर के सबसे बड़े वकील से कागज बनवाए हैं। देखो, इन पर तुम्हारे पिता के हस्ताक्षर हैं। अब पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे ही मुखिया ने घर में आग लगाने के लिए मशाल आगे बढ़ाई, पीछे से एक गूंजती हुई आवाज आई, ठहरो। सबने मुड़कर देखा। ठाकुर विक्रम सिंह अपने साथ हथियारों से लैस अंगरक्षकों और जिले के तहसीलदार को लेकर खड़े थे। उनके पीछे राधा भी थी, जिसने अपनी मां के खिलाफ जाने की हिम्मत जुटाई थी। मुखिया, कानून अंधा हो सकता है पर मरा नहीं है। तुमने जो कागज दिखाए हैं वे नकली हैं। तहसीलदार साहब ने असली वसीयत ढूंढ निकाली है, जो तुम्हारे पिता ने अपनी मृत्यु से पहले एक गुप्त लॉकर में सुरक्षित रखी थी। तहसीलदार ने एक सरकारी दस्तावेज बाहर निकाला और ऊंची आवाज में पढ़ा, स्वर्गीय जमींदार की अंतिम वसीयत के अनुसार उनकी पूरी संपत्ति, स्वर्ण सदन और ये खेत उनकी बड़ी बेटियों गौरी और कविता के नाम होंगे। वसुंधरा देवी को सिर्फ तब तक रहने का अधिकार है जब तक वे इन बच्चियों का ध्यान रखेंगी। यदि वे इन्हें प्रताड़ित करती हैं तो उन्हें घर से बेदखल कर दिया जाएगा। वसुंधरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ से सोने का बटुआ गिर गया। नहीं, ये झूठ है। वो वसीयत मैंने जला दी थी। आपने जो जलाई थी माँ, वो महज एक नकल थी। असली कागज मैंने उस रात अलमारी से निकालकर ठाकुर साहब तक पहुंचा दिए थे। मैं आपकी बेटी हूं, पर मैं एक अपराधी की बेटी बनकर नहीं जी सकती। मुखिया ने भागने की कोशिश की, पर ठाकुर के आदमियों ने उसे दबोच लिया। तहसीलदार ने आदेश दिया, बलराज और वसुंधरा देवी को जालसाजी और हत्या की साजिश के जुर्म में हिरासत में लिया जाए।
जैसे ही पुलिस उन्हें ले जाने लगी, गौरी और कविता की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पर ये आंसू दुख के नहीं, जीत के थे। बेटियों, आज से तुम सिर्फ नीलगिरी की सहायिका नहीं, बल्कि रामपुर की असली वारिस हो। चलो अपने घर स्वर्ण सदन की तरफ। वहां का आंगन तुम्हारी हंसी का इंतजार कर रहा है। हल्की बारिश शुरू हो गई, जैसे बरसों की धूल और नफरत धुल रही हो। गौरी, कविता और राधा ने एक दूसरे का हाथ थामा और उस बड़े घर की ओर चल पड़ी। वो छोटा खंडर अब पीछे छूट गया था और सामने एक नया भविष्य था, जहां रिश्तों की डोर अब किसी साजिश से टूटने वाली नहीं थी। न्याय हो चुका था और स्वर्ण सदन फिर से अपनी खोई हुई रौनक पाने के लिए तैयार था। सास बहू की कहानी, रसोई का सम्मान। पात्र: सावित्री, सास, तेज स्वभाव लेकिन दिल की साफ। पूजा, बहू, समझदार और मेहनती। रमेश, बेटा, दोनों के बीच फंसा हुआ। पूजा रसोई में खाना बना रही है, सावित्री चारपाई पर बैठी सब देख रही है। सावित्री: पूजा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि रोटी गोल बनाया करो, लेकिन तुम्हें मेरी कोई बात समझ में ही नहीं आती। हमारे जमाने में बहुएं सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती थीं, पूरे घर का काम अकेले करती थीं और किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थीं। लेकिन आजकल की बहुएं 2 काम करके ही थक जाती हैं और फिर मोबाइल लेकर बैठ जाती हैं। पूजा: माँ जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको किसी बात की शिकायत ना हो, लेकिन सुबह से लगातार काम करते करते कभी कभी गलती हो जाती है। मैं आपकी तरीके सीखना चाहती हूँ ताकि घर अच्छे से संभाल सकूं, लेकिन हर बात पर डांट सुनकर मन कमजोर हो जाता है। अगर आप प्यार से समझाएंगी तो शायद मैं जल्दी सीख जाऊंगी। रमेश काम से लौटकर कमरे में आता है। क्या बात है माँ, सुबह सुबह फिर से घर में तनाव क्यों है? मैं रोज काम पर जाते समय यही सोचकर जाता हूँ कि मेरा घर शांत रहे, लेकिन लौटने पर हमेशा आप दोनों को बहस करते देखता हूँ। पूजा भी पूरे दिन मेहनत करती है और आप भी इस घर के लिए बहुत कुछ कर चुकी हैं, फिर आखिर ये झगड़ा खत्म क्यों नहीं होता? सावित्री: रमेश, तुम हमेशा अपनी पत्नी का ही पक्ष लेते हो। तुम्हें अपनी माँ की मेहनत दिखाई नहीं देती। मैंने इस घर को गरीबी में संभाला है, भूखी रहकर तुम्हें बड़ा किया है, और आज जब बहू से थोड़ा अनुशासन चाहती हूँ तो सबको मैं ही गलत दिखाई देती हूँ। घर चलाने के लिए नियम जरूरी होते हैं, केवल प्यार से जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती। पूजा: नहीं माँ जी, मैं आपको गलत नहीं मानती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस घर में मुझे बेटी जैसा अपनापन मिले। मैं हर दिन डरती डरती काम करती हूँ कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। जब इंसान डर में रहता है तो उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। मैं इस घर को अपना घर मानना चाहती हूँ, लेकिन हर समय परीक्षा देने जैसा महसूस होता है। दृश्य 3, दोपहर का समय। सावित्री अकेली बैठी पुरानी बातें याद कर रही हैं। जब मैं इस घर में नई बहू बनकर आई थी, तब मेरी सास मुझसे बहुत सख्ती से पेश आती थी। मैं कई रातें रोती हुई बिताती थी, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं कहा। शायद उसी सख्ती को मैंने सही मान लिया और अब वही व्यवहार अपनी बहू के साथ करने लगी। लेकिन